तारीख 22 सितंबर 1946। माइकल नाम का एक लड़का 11 साल का था। वह रात के 10 साढ़े 10 के आसपास घर के बाहर टहल रहा था। वैसे ही खेलते खेलते वह थोड़ा सा आगे जाता है। आगे सड़क के किनारे उसे कुछ अजीबो गरीब बदबू आती है। पहले पहले माइकल को लगता है कि शायद यहाँ पर कोई जानवर मरा हो या किसी ने कुछ गलत फेंक दिया हो। वो ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन मन में यहाँ पर एक सवाल था कि आखिर ऐसा क्या फेंक दिया। उसके बाद वह जैसे जैसे आगे जाता है तब उसकी झाड़ियों पर नजर पड़ती है। वह देखता है कि जहां से बदबू आ रही है वहां पर झाड़ियां हैं, और जहां पर झाड़ियां हैं वहां पर जानवर नहीं बल्कि एक इंसान है। पहले तो माइकल बहुत घबरा जाता है, क्योंकि उस वक्त उसकी उम्र मात्र 11 साल की थी और वो एक बच्चा था। लेकिन फिर भी माइकल थोड़ी सी हिम्मत करता है और आगे जाता है। आगे चलकर देखता है तो झाड़ियों को हटाता है और झाड़ियों के पीछे एक 4 साल की बच्ची की लाश पड़ी होती है। ये लाश नॉर्मा डेल नाम की एक बच्ची की थी, जो कि मात्र 4 साल की थी। अब इस माइकल को उस बच्ची का कैसे पता, क्योंकि ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। माइकल नॉर्मा की बॉडी को देखकर घबरा जाता है और भागा भागा नॉर्मा के पिता के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। नॉर्मा के पिता जब ये बात सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह भागे भागे वहां पहुंचते हैं जहां पर नॉर्मा की लाश पड़ी हुई थी। नॉर्मा की बॉडी पर कपड़े बिल्कुल सही थे। उसके शरीर पर कोई भी चोट का निशान या और कोई निशान नहीं था। बस मात्र एक गले पर कुछ निशान थे, जिससे लग रहा था कि इसकी मौत गला घोटने से हुई है। और उसका एक लाल रंग का जूता उसके पैर में नहीं था। एक जूता गायब था। आखिर नॉर्मा डेल को किसने मारा और उस बच्ची को भला क्यों मारा, इसी से कहानी शुरू हो जाती है रेड शू मिस्ट्री की। देखिए, कहानी ये ब्रिटेन की है। ब्रिटेन में यॉर्क नाम का एक छोटा सा शहर था। इस शहर में एक परिवार रहता था। यह परिवार एक मिडिल क्लास परिवार था। घर की आमदनी अच्छी थी, घर का गुजारा तो अच्छा हो रहा था। ऐसे ही तारीख आ जाती है 21 दिसंबर 1946 का। इस घर की सबसे छोटी बेटी, जो कि मात्र 4 साल की थी, नॉर्मा, अपने घर के बाहर गली में खेल रही थी। अब यहाँ पर आपको बता दें कि उस वक्त क्राइम और ऐसी घटनाएं बहुत कम हुआ करती थी, तो घर वाले भी बच्ची को बाहर खेलने के लिए भेज दिया करते थे और माहौल भी काफी अच्छा रहा करता था उस समय। वैसे ही रोज की तरह नॉर्मा भी घर के बाहर खेल रही थी और नॉर्मा की माँ वैसे ही घर का कामकाज कर रही थी। अब ऐसे ही 2:30 बज जाते हैं दोपहर के। सब कुछ ठीक चल रहा था। 3 बजे के करीब नॉर्मा की माँ घर से बाहर अंगूर खरीदने के लिए निकलती है। अंगूर खरीद कर घर के अंदर आती है। उस वक्त तक नॉर्मा घर के बाहर खेल रही थी। तभी नॉर्मा की माँ अंदर से नॉर्मा को आवाज लगाती है और कहती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े सिलाई कर रही हूँ। अब कपड़े उसकी माँ सिलाई कर रही थी तो नॉर्मा का साइज लेना था, इसलिए नॉर्मा को आवाज लगा रही थी कि जल्दी से आओ, मुझे साइज दो, मुझे अपना काम करना है और तुम कुछ खा भी लो आकर। लेकिन बाहर नॉर्मा अपनी खेलकूद में इतना बिजी थी, इतना मगन हो चुकी थी कि वह अपनी माँ की बातों को नजरअंदाज कर देती है। अंदर बैठी माँ को बहुत गुस्सा आ जाता है और उसके बार बार आवाज लगाने पर भी नॉर्मा घर के अंदर नहीं आती। फिर नॉर्मा की माँ खुद घर के बाहर जाती है और नॉर्मा को डराती है और गुस्से में आकर वह उसे तमाचा भी लगा देती है। नॉर्मा जोर जोर से रोने लगती है, बेचारी डर जाती है और घर से बाहर भाग जाती है। कुछ देर बाद वह दोबारा से खेलने लगती है। कुछ देर तक ऐसे ही चलता है, लेकिन फिर नॉर्मा की माँ ये नोटिस करती है कि नॉर्मा की खेलने की आवाजें आ ही नहीं रही, वो भी काफी समय से। जैसे ही वे बाहर जाकर देखती है, बाहर नॉर्मा मौजूद नहीं होती। नॉर्मा की माँ को लगा शायद आस पड़ोस में नॉर्मा खेलने के लिए गई होगी, जैसी अक्सर वो जाया करती थी। इसलिए सबसे पहले वे आस पड़ोस के घरों में जाती है नॉर्मा को ढूंढने के लिए, लेकिन नॉर्मा वहां नहीं मिलती। अब जैसे कि वो उसकी माँ थी तो चिंता बढ़ती जाती है, क्योंकि आज से पहले नॉर्मा कभी भी ऐसे बिन बताए ज्यादा दूर नहीं गई थी और जाहिर सी बात है वो बच्ची है, जाएगी भी क्यों। धीरे धीरे आस पड़ोस में भी यह खबर फैल जाती है कि नॉर्मा कहीं गायब हो गई है। इसलिए सभी पड़ोसी नॉर्मा को ढूंढने में उसकी माँ की मदद करते हैं, लेकिन किसी को कहीं पर भी नॉर्मा का कुछ पता नहीं चलता। कुछ देर बाद नॉर्मा की माँ अपने पति को फोन लगाती है और उसे सारी बात बताती है। तभी नॉर्मा के पिता भी घर आ जाते हैं। वह भी आसपास की हर जगह पर अपनी बेटी को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें अपनी बेटी कहीं पर भी नहीं मिलती। पिता इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही आज का दिन निकल रहा होता है। फिर अगले दिन यानी कि 22 सितंबर को माइकल, जिसकी बात हमने शुरुआत में की है,
वैसे ही कहीं जा रहा था। तभी उसे रास्ते में नॉर्मा की लाश झाड़ी में दिखाई पड़ती है। उसके बाद वो सारी बात नॉर्मा के पिता को बताता है। पिता दौड़े दौड़े वहां जाते हैं, देखते हैं कि उनकी बेटी का 4 साल की बच्ची का किसी ने कत्ल कर दिया। अब जहां से नॉर्मा की लाश मिली थी वह जगह उनके घर से सिर्फ मात्र 60 मीटर की दूरी पर थी। कल तक यहां पर कुछ भी नहीं था। किसी ने रात के वक्त नॉर्मा को पहले मारा या पहले ही मार दिया होगा, मतलब कि ये लाश वहां पर रात के वक्त आई, क्योंकि पहले गांव वालों ने और परिवार वालों ने ढूंढा। इस जगह पर भी वो आए थे, लेकिन उन्हें नॉर्मा की लाश कहीं पर भी नहीं मिली थी। जहां नॉर्मा की लाश मिली थी वहां पर सबसे करीब 2 घर थे जो कि 5-6 फीट के दायरे में थे। अब यहाँ पर पहले घर वाले एक बुजुर्ग आदमी से पूछा जाता है कि तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे। उसने बताया कि मैं 5 बजे घर आया, मैंने अपनी गाड़ी को भी वहीं पर पार्क किया जहां पर रोज करता हूं, और ऐसे ही 5 बजे के बाद मैं घर पर रहा, मैं कहीं बाहर भी नहीं गया। अब आपको बता दें कि 5 बजे से पहले ही नॉर्मा गुमशुदा हो चुकी थी, तो यह आदमी उनके शक के दायरे से निकल जाता है, क्योंकि क्रॉस चेक भी किया जाता है। हाँ, ये 5 बजे तक इस मोहल्ले में, इस विलेज में नहीं था, उसके बाद ही यहाँ पर आया और बाद में ये बाहर भी नहीं निकला। अब यहाँ पर साथ में एक और घर मौजूद था। उनसे पूछा गया, उन्होंने बताया कि जब नॉर्मा घर से गायब हुई थी उससे पहले ही वहां पर एक रग्बी मैच चल रहा था। वे उसे अपने एक दोस्त के साथ देखने के लिए गया था। उसे नॉर्मा के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। इसके बाद पुलिस ने इसे अच्छे से चेक किया, दोस्त से पूछा तो वो इंसान भी सच बोल रहा था। उसका भी नॉर्मा के साथ कोई भी कनेक्शन सामने नहीं आता। और यहाँ पर साथ ही साथ पोस्टमार्टम की भी रिपोर्ट आ जाती है। उसमें बताया जाता है कि नॉर्मा का कत्ल गला घोटने की वजह से हुआ है, जैसा कि सभी कोई अंदाजा लगा रहे थे, क्योंकि वहां पर ही किसी के हाथों के निशान थे। तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद ये खबर मीडिया में फैल जाती है। अखबारों में पहले पन्ने पर यह खबर आती थी, इस केस के अपडेट आने लगे कि 4 साल की बच्ची का किसी ने मर्डर कर दिया, और इस केस का नाम पड़ गया रेड मर्डर मिस्ट्री। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि नॉर्मा के पैर का एक लाल रंग का जूता गायब था। पुलिस को उस जूते की बेहद तलाश थी, क्योंकि दूसरा जूता ही उन्हें कातिल तक पहुंचा सकता था। इसलिए पुलिस ने करीब आसपास के 10 एकड़ की जमीन को साफ करवाया। लेकिन 10 एकड़ की जमीन साफ करवाने की बात, यानी कि वहां पर जो पेड़ थे, जो झाड़ियां थी, उन्हें साफ करवाया ताकि जूता मिल सके। पुलिस को यह उम्मीद थी कि जूता मिलने के बाद यह केस सॉल्व हो जाएगा, उस बच्ची को, उसके परिवार को इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। आपको बता दें कि पुलिस ने करीब 1000 लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाया, उनसे बातचीत की, सबसे पूछा कि 21 दिसंबर से आप 22 दिसंबर की सुबह तक कहां पर थे। लेकिन पुलिस के हाथ 1000 लोगों से पूछने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। अब पुलिस को पता था कि आखिरी चीज जो इस केस को सॉल्व कर सकती है वो है बच्ची का जूता। बाकी चीजों में पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए थे। इसके बाद स्कॉटलैंड के कुछ जासूसों को इस केस में इन्वॉल्व किया जाता है सॉल्व करने के लिए, और उन्हें बुलाया जाता है। तब स्कॉटलैंड के बेस्ट जासूस यहां पर आए। उन्होंने केस को अच्छे से पढ़ा, इसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश की। शुरू करते हैं वो अपने काम को, लोगों को बुलाते हैं, सबूत ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे पुलिस इस केस को लेकर सुस्त पड़ती जा रही थी, क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश की। वहां की पुलिस मानी जाती है कि वो केस को जल्द से जल्द सॉल्व कर लेती है, लेकिन इस केस में बहुत मशक्कत करने के बावजूद भी उनको सुराग तक नहीं मिला, और कईयों को तो सुराग मिलने की आशा भी अब खत्म हो चुकी थी। इस कहानी को करीब 75 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज तक नॉर्मा का असली कातिल नहीं मिला। लेकिन इसके साथ कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं जो बेहद ही हैरान कर देने वाली है। आपको बता दें कि नॉर्मा का एक चचेरा भाई था जो कि उससे करीब 8 साल बड़ा था। उसका नाम एलन था। उसने बहुत सालों बाद बताया कि जब यह घटना हुई तब इस घटना के 2-3 दिन बाद उसके माता पिता आपस में बात कर रहे थे और नॉर्मा के जिंदगी के आखिरी 10 मिनट की चर्चा हो रही थी कि आखिर 10 मिनट में नॉर्मा के साथ क्या हुआ। एलन ये भी बताता है कि उन्होंने ये भी बताया कि नॉर्मा को कैसे मारा और किसने मारा। हालांकि एलन ने कातिल का नाम बताने से साफ साफ मना कर दिया। उसने कहा उसके पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए वह कातिल का नाम तो नहीं बता सकता। अगर वो गलत निकला उसके ऊपर केस हो जाएगा और शायद वो लोग इतने खतरनाक है उसे मार भी दे। इसके अलावा नॉर्मा का एक और भाई था ब्रेंडन, और उसकी पत्नी थी। वो दोनों मिलकर नॉर्मा के कत्ल के कुछ सालों बाद उसके ऊपर किताब लिख रहे थे, और उन्होंने किताब को लिखा भी
इस किताब का नाम था द रेड शूज। इस किताब को उन्होंने हर एक बात को बारीकी से जानकर, पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम से बात कर उन जासूसों से बात कर पुलिस से बात कर केस को अच्छे से पढ़ने के बाद किताब को लिख रहे थे। और उन्होंने इस किताब में कातिल का नाम भी लिखा था। जब यह किताब नॉर्मा की मां ने पढ़ी तो उसने कहा इस किताब को पब्लिश कर दिया जाए। लेकिन यह बात उस आदमी तक पहुंच गई जिसका नाम इस किताब में एज अ कातिल लिखा गया था। उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि मैंने कत्ल किया है तो मेरे खिलाफ सबूत पेश करो, वरना अगर बुक पब्लिश होती है उसके बाद केस लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इन दोनों के पास कातिल का नाम था लेकिन उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए उन्होंने कभी भी इस किताब को पब्लिश नहीं किया और इन्हें जान से मार देने की धमकियां भी मिल रही थी। धीरे धीरे साल निकलते जाते हैं लेकिन उस बच्ची के कातिल का कुछ पता नहीं चलता। साल आता है 2003। उस साल को उस बच्ची की मां, नॉर्मा की मां की भी मौत हो जाती है। सारी उम्र ये बात वो सोचती रही कि आखिर मेरी 4 साल की बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा। और इस केस में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं था कि कातिल कौन है, उससे बड़ा सवाल ये बन जाता है कि कत्ल करने की वजह क्या है। आखिर उस बच्ची को भला किसी ने क्यों मार दिया, और ना ही उस बच्ची की थी, और वैसे बच्ची की तो क्या ही दुश्मनी हो सकती है। अब आपको बता दें कि साल 2016 आ जाता है। दोबारा से पुलिस इस केस पर काम करना शुरू कर देती है। उनके हाथ दोबारा यही केस लग जाता है क्योंकि वो पुराने अनसॉल्व्ड केस पर काम कर रही थी। ये केस उस समय काफी मशहूर हुआ था, इसलिए पुलिस को लगा कि हम परिवार वालों से पूछेंगे क्या कोई लेटेस्ट खबर, लेटेस्ट न्यूज उनके पास है, तो उसके बाद केस को सॉल्व करने के लिए काम किया जाएगा। ऐसे ही केस को शुरू किया जाता है। उसके बाद भाइयों से पूछा जाता है जो कि चचेरे भाई थे, कजन थे, कि उन्होंने क्या क्या बताया। लेकिन आपको बता दें कि एलन, जिसने बताया था कि उसने अपने माता पिता को आपस में बात करते सुना नॉर्मा के बारे में, उसकी मौत के बारे में, उसके माता पिता की भी मौत हो चुकी है। बल्कि एलन तो खुद 70-80 साल प्लस हो चुका था उस समय तक। और साथ में और जो किताब लिखी गई थी जिसमें एक कातिल का नाम लिखा गया था, पुलिस उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है, उससे बातचीत करती है, केस को सुलझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता और इस तरह से कार्रवाई नहीं होती। अगर देखा जाए, पुलिस भी यही कहती है, जासूस भी यही कहते हैं कि इस बच्ची की खराब किस्मत की वजह से इसकी मौत हुई। भले क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि इस बच्ची ने खेलते खेलते आस पड़ोस में कुछ ऐसी चीज देख ली जो कि वो नहीं चाहते थे कि कोई और देखे। उसके बाद डर की वजह से कि ये बच्ची किसी को कुछ बता ना दे, तो उन्होंने बच्ची को मार दिया। यही वजह हो सकती है कि बच्ची ने कुछ गलत देख लिया, और इस बच्ची को मारना किसी की प्लानिंग नहीं हो सकती, बल्कि इस बच्ची ने कुछ देख लिया जो कि और कोई नहीं चाहता था कि कोई देखे। इस वजह से मजबूरन कह सकते हैं कि उन्हें बच्ची को मारना पड़ा। उसके बाद बच्ची जब खेल रही थी, यह थ्योरी बताई जाती है कि किसी ने उसे उठाया, अपने घर में लेकर गए, उसे मार दिया। उसके बाद बच्ची को घर पर रखा, रात हुई, रात के समय उसे बाहर फेंक दिया गया, क्योंकि अगर दिन में वो लाश को बाहर फेंकते तो उस समय लोग जो गुजर रहे थे वो लाश को पहले देख लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रात के समय लाश को बाहर फेंका गया, सुबह उस बच्चे ने लाश को देखा। लेकिन पुलिस ने और जासूसों ने मिलकर बहुत कोशिश की, केस नहीं सुलझ पाया। तो इस तरह से रेड शू मिस्ट्री बनी रही 75-76 सालों के बाद भी। इसके अलावा हमने एक और अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के ऊपर बात की है, जब घर में आग लगने की वजह से 5 बच्चे हमेशा के लिए गायब हो गए। कभी उनका पता नहीं चला कि घर में आग लगने के बाद वो उस धुएं से कहां गायब हो गए। उस वीडियो को देखने के लिए राइट साइड वाले वीडियो पर क्लिक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि स्टोरी चलाना हमारा काम है।